हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का लेके आया है जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और हम ये टॉपिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक में से काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए हैं, इसके स्ट्रक्चर को लेके, इसकी फंक्शनिंग को लेके। एंड मोर ओवर आज की डेट में लेबर रिफॉर्म्स जो आ रहे हैं उसके कंटेक्स्ट में भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक जो लाइट हाउस है पूरे वर्ल्ड में, तो वो गाइड करता है सभी कंट्रीज़ को लेबर रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए या लेबर के वेलफेयर की डिस्कशन की जा रही है। ठीक है, तो उसका जो इवोल्यूशन है वो कहाँ से शुरू हुआ वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा आज। तो चलिए हिस्ट्री देखते हैं इसकी क्या है। जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ है ये लीग ऑफ नेशंस के अंडर इस्टेब्लिश हुआ है और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 की बात है ये। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमारा लीग ऑफ नेशंस बने थे। लीग ऑफ नेशन के अंदर एक एजेंसी एस्टेब्लिश की गई, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लेबर की जो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हुआ था उस चीज़ को कंसिडर करते हुए लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के अंडर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया 1919 में। तो इसका मतलब ये है 2019 में आईएलओ के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं। 2019 में आईएलओ के 100 ईयर्स पूरे हुए हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ये 1946 में यूनाइटेड नेशन के अंडर ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई थी। फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थी, इस तरह की 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो है यूनाइटेड नेशन के अंडर है। तो उसमें से वन ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग, या हम कह सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी अंडर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो इसका जो काम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसका काम क्या है? टू प्रमोट लेबर। एक तो इनका लेबर का ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं और लेबर की जो प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, या सोसाइटी में उनकी जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है बात की जा रही है, उस चीज़ को लेके जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करता है। और ह्यूमन राइट्स एक अलग से डिक्लेरेशन है, यूडीएचआर। यूडीएचआर की जो डिक्लेरेशन है वो 10th ऑफ दिसंबर 1948 को आई थी। इसको 10th ऑफ दिसंबर को हम लोग ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल इसको जो आपकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ को, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1969 में। तो ये फैक्ट्स हैं, कुछ आपको ध्यान में रखने बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, ये ट्राइपार्टी यूनियन एजेंसी है, यूएन एजेंसी है। इसमें तीन इट इज़ अ मीटिंग पॉइंट। किन किन लोगों का मीटिंग पॉइंट है? एक तो गवर्नमेंट और वर्कर्स और एम्प्लॉयज़, ये तीन लोगों का मीटिंग पॉइंट है। इन लोगों को, ये लोग जो है कंसर्न पार्टीज हैं बेसिकली। गवर्नमेंट भी कंसर्न पार्टी है, वर्कर्स भी कंसर्न पार्टी है और एम्प्लॉयर भी एक कंसर्न पार्टी है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एज अ मीटिंग पॉइंट इनके बीच में, इन तीनों के बीच में। ठीक है, और ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये मिलती किस लिए है? ये जो मेंबर्स हैं इसके, वो क्या करते हैं? सेट करते हैं लेबर स्टैंडर्ड्स टू इम्प्रूव अपॉन द पॉलिसीज एंड क्रिएट प्रोग्राम। किस चीज़ के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं? टू प्रमोट डिसेंट वर्क फॉर पीपल। ठीक है, तो प्रमोट डिसेंट वर्क, बेसिकली बात की जा रही है कि जो वर्किंग कंडीशंस है वो आपकी बहुत ही ह्यूमन राइट के पैरामीटर्स के अंडर होना चाहिए। एंड ह्यूमन राइट्स में देखिए सैलरीज भी आती है ह्यूमन राइट्स के कंसीडर में, अगर देखा जाए उनके वर्किंग कंडीशंस भी देखी जाती हैं। और इवन जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर्स को लेके भी, मेल फीमेल को लेके भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें 4 जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला जो है इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, किस चीज़ को लेके? फंडामेंटल राइट टू वर्क। देखिए, काम करने का अधिकार जो है वो बहुत ही बेसिक है। उसको किसी भी इंसान को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर आदमी को हमने एम्प्लॉय नहीं करना है। ठीक है, तो राइट टू वर्क ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट बात की जा रही है, पहला था राइट टू वर्क। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है मेन एंड वीमेन। मेन एंड वीमेन को क्या करना है? इक्वल एक्सेस देना है काम का। एक तो काम देना है, दूसरा जेंडर में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि दोनों जेंडर्स को इक्वल जो है एक्सेस देना है डिसेंट वर्क का। ठीक है, तो नेक्स्ट बात की जा रही है इसके जो एक मैग्नीफाई करना है। किस चीज़ को मैग्नीफाई करना है? कवरेज को बढ़ाना है, कवरेज को, और उसकी इफेक्टिवनेस को जो है, सोशल प्रोटेक्शन की जो इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करना है। फिर बात की जा रही है
कि इसमें फिर फर्दर जो है डायलॉग्स भी होने चाहिए। जो हमने 3 पार्टीज़ की बात की है, 3 पार्टीज़, इसमें गवर्नमेंट, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, ये सोशल, इसमें डायलॉग्स भी करें, डिस्कशंस करें बैठ के, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात की जाती है इसके स्ट्रक्चर की। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक जो स्ट्रक्चर है, इसमें 3 हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, ये फर्स्ट है। सेकंड जो है गवर्निंग बॉडी है। नेक्स्ट जो है इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। अब देखिए पहली जो है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जैसा कि इसका नाम है कि एक कॉन्फ्रेंस है। तो इसमें क्या चीज़ की जाती है, इसमें बताया जाता है प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है इसका। और प्रोग्रेसिव इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट जो हमारे एग्जिस्टिंग लेबर लॉज हैं उनको कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उसकी कवरेज बढ़ाई जाए, कैसे उसको मैग्नीफाई किया जाए, कैसे वर्कर्स को हम लोग बेनिफिट दें, उनके काम के लिए उनकी सैलरी कैसे हमें मैनेज करनी है। एट द सेम टाइम हमें ध्यान में रखना है कि एम्प्लॉयर जो है जो उनको काम दे रहा है उसको भी उसके राइट्स की भी बात करता है। लो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबर के राइट्स की बात करता है, इवन जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इसमें पार्टी बनाया गया है, सो दैट एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके लॉसेस ना इनकर हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे, उनकी इकोनॉमिक वायबिलिटी मेंटेन रहे, एंड एट द सेम टाइम जो सोशल कवरेज है हमारा लेबर को लेके उनको सोशली जो है उनका सोशल सिक्योरिटी हैम्पर ना हो, वो मैग्नीफाई हो और कवरेज भी बढ़ता रहे। तो ये प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हैं कॉन्फ्रेंस पे। और ये एनुअल मीटिंग है हमारी, इसमें साल में एक बार मीटिंग होती है इस ऑफिस के अंडर, ठीक है। तो नेक्स्ट इट एक्ट्स एज अ रिव्यू, इसमें एक पैनल ऑफ रिव्यू भी है। अब रिव्यू किस चीज़ को करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मेंबर्स हैं उनकी वो जो मेंबर्स हैं सभी को अपनी अपनी कंट्रीज़ के अंडर रिपोर्ट जो है एक फ्रेम करनी होती है कि लेबर से रिलेटेड हमारी ये कंडीशंस हैं, इतने लेबर्स हैं, इस तरह की फैक्ट्रीज़ या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, इतना कवरेज है, इतना सोशल सिक्योरिटी हमने इंक्रीज़ किया है। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, ये रिपोर्ट्स सभी कंट्रीज़ को जो भी मेंबर्स हैं इनको जो है फ्रेम करनी होती है एंड वो सबमिट करनी होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। जब वो सबमिट की जाती हैं तो ये रिव्यू की जाती है, किसके द्वारा, ये रिव्यू की जाती है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में, लेबर ऑफिस के अंदर। इन रिपोर्ट्स को पढ़ा जाता है, इन रिपोर्ट को एनालाइज किया जाता है और फर्दर डिस्कस किया जाता है कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में, मान लीजिए जैसे सीरिया में क्राइसिस था, वहाँ पे लेबर्स को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी, या सऊदी अरेबिया में कोई प्रॉब्लम है, तो इन फॉर एग्जांपल कोई भी कंट्री में हम लोग, फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्री में कोई लेबर से रिलेटेड देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम है, तो सभी पार्टीज बैठ के बात की जाती है, सभी के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो शेयर करते हैं आपस में, एंड टू मेक बेटर वर्ल्ड फॉर दी वर्कर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट बात की जाती है गवर्निंग बॉडी। देखिए गवर्निंग बॉडी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फंक्शनिंग, इसको यूनिट बोलूँगा मैं। गवर्निंग बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग यूनिट है। और जो गवर्निंग बॉडी है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये साल में 3 बार साल में इसकी 3 बार मीटिंग होती है, ठीक है। और जिनेवा में इनका हेड ऑफिस है, जिनेवा में ही, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात की जा रही है 56 स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं, 66 डिप्यूटी मेंबर्स हैं, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है, फंक्शंस है ये एक तो एजेंडा फिक्स करता है, ठीक है, एंड पॉलिसीज फ्रेम करता है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है। फॉर द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस क्या चीज़ वहाँ पे एजेंडा रहेगा, क्या डिस्कशन रहेगी, क्या वहाँ पे पॉलिसीज रहेगी, तो ये एक गवर्निंग बॉडी की तरह ही एक्ट करता है विद इन द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो सबसे बड़ी बात है, ये ड्राफ्ट करता है प्रोग्राम्स को, ठीक है। बजट बजट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया रहता है, कभी भी देखिए तो बजट जो है वो किसके अंडर गवर्निंग बॉडी जो है उसको बजट को भी देखती है और ड्राफ्ट भी करती है, किस चीज़ को, प्रोग्राम्स को ड्राफ्ट करती है, ठीक है। और इलेक्शन ऑफ जो डायरेक्टर जनरल है, ये भी जो देखे जाते हैं किसके द्वारा देखे जाते हैं, ये गवर्निंग बॉडी के अंडर ही होते हैं। गवर्निंग बॉडी जो है इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल भी करवाती है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे वो है अपूर्व चंद्र जो है हमारे, अपूर्व चंद्र, ये अभी ILO के जो गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बने हैं, ठीक है।
ILO के गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन बने हैं, और जो चेयरमैनशिप है इंडिया के पास आफ्टर 35 ईयर्स के गैप के बाद आई है। ठीक है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कब तक चेयरमैन रहेंगे, ये आपकी बात है अक्टूबर 2020 से लेके जून 2021 तक। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड। और जो हमारा इंडिया जो है ये परमानेंट मेंबर है गवर्निंग बॉडी का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। अब देखिए ऑल्सो नोन एज, इसको लेबर का पार्लियामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, आपको ये ध्यान में रखनी है। तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑफिस है इसको इंटरनेशनल लेबर पार्लियामेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, ये परमानेंट सेक्रेटरीट है फॉर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, और इसकी फंक्शंस क्या है, इट डिसाइड्स दी एक्टिविटीज़ ऑफ ILO। ठीक है, किस तरह की एक्टिविटीज़ की बात की जा रही है, एंड सुपरवाइज की जाती है गवर्निंग बॉडी एंड डायरेक्टर जनरल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट जो काम है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो रीजनल मीटिंग्स करते हैं, क्योंकि हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड के रीजन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो वो अपने अपने रीजन में मीटिंग्स को कंडक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी जो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 183 मेंबर्स जो हैं और मेंबर स्टेट्स हैं, उनके पास वो 4 लोगों को जो है रिप्रेजेंटेटिव्स भेज सकते हैं। किसमें, जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, जो एनुअली कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, तो उसमें 4 डेलीगेट्स को हर पार्टी या हर जो मेंबर स्टेट है वो भेजती है। उसमें से 2 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और जो 2 होते हैं, अदर 2 होते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वर्कर्स का और एक होता है एम्प्लॉयर्स का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फंक्शंस है। एक तो ये लेबर स्टैंडर्ड्स को, हमारे लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और दूसरा ये बात करता है अडॉप्शन और फ्रेमवर्क जो है कन्वेंशंस के थ्रू। देखिए आप लेबर स्टैंडर्ड्स को कैसे बनाएंगे, लेबर स्टैंडर्ड्स डिस्कशन से तो नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे कुछ फ्रेमवर्क बनाया गया जिनका नाम है कन्वेंशन, जिनको हम कन्वेंशंस कहते हैं। तो वो जो कन्वेंशंस है जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक बार अडॉप्ट करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, तो उनके जो नेशनल लॉज हैं वो उस लाइन में, उस कन्वेंशन में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो आपके नेशनली लॉज अगर हैं तो उनको अमेंड करके उस कन्वेंशन के अलाइन करना है। अगर नहीं है कोई लॉ तो लेजिस्लेचर में उस कन्वेंशन के लिए कोई पर्टिकुलर लॉ लेके आना है। ठीक है, फिर फर्दर जो बात की जा रही है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करता है। ओवरऑल ह्यूमन राइट्स किसके, वर्कर्स के ह्यूमन राइट्स की बात करता है। रिसर्च की बात करता है कि रिसर्च होना चाहिए फील्ड में। फिर पब्लिकेशन, जो हमारी कोई भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से वेज रिपोर्ट आती रहती है। 17-18 में वेज रिपोर्ट आई थी, मिनिमम वेज रिपोर्ट आई थी। तो इंडिया जो है 5.5 ग्रोथ रेट था, सबसे ज़्यादा था हमारा। ठीक है, हमारे रीजन में जो सबसे ज़्यादा 5.5 ग्रोथ रेट था इंडिया का था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस तरह की जो पब्लिकेशन है ये भी रिसर्च, ये आफ्टर रिसर्च ही पब्लिकेशन होगा। तो रिसर्च करेंगे कि चेक करेंगे बेसिकली रीजन में कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ पे वेलफेयर डिक्रीज़ हो रहा है, देन ओनली विल बी एबल टू रिफॉर्म द प्रेजेंट सिचुएशन। ठीक है, तो उसको हम पब्लिश, उसको जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो पब्लिश भी करती है। ठीक है, रिगार्डिंग सोशल एंड लेबर इश्यूज जो इन्फॉर्मेशन रहेगी। फिर ये ट्रेड यूनियंस की बात करती है कि ट्रेड यूनियंस होना चाहिए। एंड फर्दर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एज्यूम्स अ सुपरवाइजरी रोल। देखिए सुपरवाइजरी रोल भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ठीक है, और इसके लिए हमने कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, किस किस कौन कौन होते हैं इसमें, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के जो कमेटी में वो मेंबर स्टेट्स होती हैं। ठीक है, मेंबर स्टेट मतलब मेंबर स्टेट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, और मेंबर स्टेट्स जितनी भी है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, मैंने पहले भी बताया है कि उन सभी मेंबर स्टेट्स को दे आर ऑब्लिगेटेड टू सेंड रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, वो यही चीज़ बताते हैं कि इतने वर्कर्स, इतने मान लीजिए कितने परसेंट ऑफ वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइज्ड है, इतने परसेंटेज ऑफ वर्कर हमारे अनऑर्गेनाइज्ड है। तो उनकी सोशल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स रन की है, वेज इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ, इन्फ्लेशन कितना है, वेलफेयर कवरेज कितना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है
रिपोर्ट में हम लोग सबमिट करते हैं, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं वो रिपोर्ट सबमिट करती है लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस पर फर्दर रिसर्चेज होती हैं, रिसर्च होने के बाद पता चलता है कि भी कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज और डिक्रीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात की जा रही है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स की। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स भी यहाँ पे होती है, बट रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स का इतना ज़्यादा इफेक्टिव कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, वो सेंक्शंस नहीं लगा सकती है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे इन केस वो वायलेट करती है किसी भी कन्वेंशन को, किसी भी रूल्स को इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेबल है। तो अगर वो अगर वायलेट हो रहा है तो सेंक्शन का प्रोविज़न आईएलओ के अंडर नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आपको पॉइंट है जो कि याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की बात की जाती है। देखिए, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स तो आईएलओ कन्वेंशंस के थ्रू टाइम एंड अगेन बताता ही रहता है कि ये चीज़ इस तरह की कन्वेंशन हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में कि कौन कौन सी है, किसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने रेटिफाई किया नहीं किया। तो ये इस तरह की जो इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशंस होती है विच आर जनरली सेट बाय द आईएलओ और रेटिफाइड बाय द मेंबर स्टेट, दे आर नॉट मोस्टली नॉन बाइंडिंग, मोस्टली जो है नॉन बाइंडिंग नेचर की रहती है। नॉन बाइंडिंग मतलब लीगली उन पे कोई एक्शंस नहीं लिए जा सकते हैं, बट कुछ एक होती हैं जिन पे लीगल बाइंडिंग्स भी हैं। ठीक है, आफ्टर रेटिफिकेशन उन पे लीगल बाइंडिंग्स आ जाती है, लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं। तो जो जो नेशनल लॉज हैं हमारे, जो मैंने अभी पीछे भी बात की थी, जो नेशनल लॉज है उनको क्या करना पड़ता है, अलाइनमेंट करना पड़ता है उनका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। अगर हमारे कोई नेशनल लॉ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ गैप्स हैं जो कि इंटरनेशनली कन्वेंशंस में मेंबर स्टेट ने एक्सेप्ट किया है, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए लॉ को अमेंड करके उसको अलाइन कर किया जाता है। और अगर नहीं है, कोई इस तरह का लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो न्यू लेजिस्लेशन के थ्रू कन्वेंशंस जो हमने रेटिफाई करे कि किसी भी मेंबर स्टेट ने रेटिफाई कर रखी है, तो उसको वो लॉ जो है लेके आना पड़ेगा कंट्री में, सो दैट सोशल वेलफेयर जो है हमारा लेबर्स का, वर्कर्स का, वो इंक्रीज हो जाए, पैरामीटर मैग्नीफाई हो जाए। ठीक है, तो इंटरनेशनल ग्लोबल कमीशन है ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ये इट मार्क्स द सेकेंड स्टेज second stage in the International Labour Organization Future of Work इनिशिएटिव। देखिए, जो कमीशन है ये एक विजन है जो कि ह्यूमन सेंट्रिक एजेंडा पे बात करता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इसमें बात की जा रही है ये कि जो चैलेंज है हमारे, डिस्क्राइब्स द चैलेंज, किस तरह का चैलेंज है, कॉज बाय द न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके हिसाब से हमारी स्किल्ड वर्कर है या स्किल्ड वर्कर नहीं है, रिवोल्यूशन हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है एवोल्यूशन की बात कर रहा है, जो कि सस्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की भी बात की जा रही है इसमें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। देखिए, डेमोग्राफिक चेंजेस की वजह से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करता है फ्यूचरिस्टिक एक अप्रोच लेके। तो नेक्स्ट जो है, देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं राइट टू वर्क को लेके, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। ये जो डिक्लेरेशन है ये अडॉप्ट की गई थी 1998 में। ठीक है, तो इसमें फंडामेंटल में फर्स्ट कौन सा है, देखिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड द राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये नंबर्स जो हैं आपके कन्वेंशन के याद रखने हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन विच मीन्स कि आपकी ट्रेड यूनियंस हैं उनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि वर्कर्स के पास ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार है। तो कन्वेंशन नंबर 87 एंड 89 ये बात करता है, तो आपको ये याद करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस हैं। एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपल्सरी लेबर, देखिए, एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड लेबर की बात की जा रही है कन्वेंशन नंबर 29 एंड 105 में। एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, एबॉलिशन ऑफ, ये 2017-18 में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो इसलिए बहुत इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में आए भी हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को आप प्लीज़ ध्यान में रखिए। इसको बोलते हैं कन्वेंशन नंबर 138 एंड 182। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, और इंडिया ने जो इसको रेटिफाई किया था, इसके लिए लॉज लेके आए, इसको रेटिफाई किया है, ये 2017 में किया था। तो ये आप एक बार प्लीज़, इसको इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि रिसेंट ये एक्टिविटी हुई है इस चीज़ से रिलेटेड। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, तो ये आपकी कन्वेंशन नंबर 100 है और 101 है। ठीक है,
एज अ पार्ट ऑफ द फॉलो अप ऑफ द डिक्लेरेशन ILO ने क्या किया है, ILO जो डायरेक्टर जनरल ऑल्सो सबमिट्स अ ग्लोबल रिपोर्ट ऑन वन ऑफ द 4 कैटेगरी। देखिए इनमें से जो हमने 4 फंडामेंटल्स डिस्कस किए हैं, तो डायरेक्टर जनरल जो है हर साल इन तीनों टॉपिक्स में से किसी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पे जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एज अ फॉलो अप, सो दैट हमारा जो है, और ये जो टेबल की जाती है कहाँ पे की जाती है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में इनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात की जा रही है, देखिए 8 कोर कन्वेंशंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में। तो फ्रीडम ऑफ, देखिए फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन हमारा है 929, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन 105, कुछ हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 100 है। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड ये आपकी कन्वेंशन है 111, मिनिमम वेज 138, और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर 182। मैं प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में बता भी चुका हूँ इस चीज़ को। तो ये डिफरेंट आपकी दो जो आपकी कन्वेंशंस है ये है। अब हम इंडिया का कंटेक्स्ट में इनको देखते हैं कि इंडिया जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या स्टैंड है। तो इंडिया जो है एक तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बात पहले भी बताई है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर भी कह सकते हैं, और फाउंडिंग मेंबर्स में इंडिया रहा है। और गवर्निंग बॉडी का जो है परमानेंट मेंबर है, गवर्निंग बॉडी का परमानेंट मेंबर इंडिया का बना 1922 में। क्लियर है ये चीज़। और इंडिया ने रेटिफाई कर रखी है 6 फंडामेंटल कन्वेंशंस। ठीक है, जो आपकी फंडामेंटल 8 में से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, ये 8, इसमें से जो फर्स्ट 6 है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इंडिया जो है रेटिफाई कर चुका है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है इन इन जो ये जो कंसर्न्स हैं इससे रिलेटेड लॉज बना रहा है। और हमने ये चीज़ देखा है प्रेजेंटली भी लेबर रिफॉर्म्स आए हैं, लेबर कोड्स आए हैं, तो ये जो चीज़ें हैं ये सिंक्रोनाइज की गई है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, लेबर रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं। ये जो 2 कन्वेंशंस है इसको इंडिया नहीं कर रहा है, इसके कारण मैं आपको बताता हूँ फर्दर। क्योंकि जो फ्रीडम जो रेटिफिकेशन इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट में कुछ फोर्सेस हैं वो लोगों को कंसिडर में रखते हुए ये हम लोग कन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनकी जो फ्रीडम्स हैं, कुछ हम लोग पहले भी लेबर कोड जब हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फोर्सेस पैरामिलिट्री होती है, मिलिट्री होती है, उनके कुछ जो वो ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते हैं, उसको कुछ फ्रीडम्स जो है उनका रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं। तो वो अंडरस्टूड है, इंटरनेशनल जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। तो इंडिया ने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए हैं, और जो 2 नहीं किए हैं वो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर वो शायद उन पे भी कंसिडरेशन किया जाएगा, बट अभी एज ऑफ नाउ ये चीज़ कुछ नहीं हुई है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।